Hello everyone and welcome to Economy Current Affairs Part 3. तो ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने जो है मार्च फर्स्ट वीक ऑफ 25 से लेके सितंबर 24 तक कवर कर लिया है. नाउ इसमें हम जो कवरेज करेंगे वो होगा अगस्त 24, जुलाई 24 एंड जून 24 एंड जो बचा हुआ रहेंगे मंथ्स वो पार्ट 4 में कवर करेंगे. एंड अगेन आई एम रीआइट्रेटिंग सी, अगर आपको अच्छे से अपने इकोनॉमी का करंट अफेयर्स कवर करना है तो ये 4 आवर्स के अराउंड के जो 4 पार्ट्स हैं ये प्लस बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे जो शॉर्ट वीडियोस में बनाऊंगा वो, अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो एंड जो नोट्स एक बार रिवाइज कर लेते हो, ठीक है, तो टोटल समवेयर अराउंड 10 आवर्स का एफर्ट रहेगा. इफ़ यू डू दिस मच, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू गेट डिसेंट इनफ कवरेज. ठीक है, 80 to 90% आपका करंट अफेयर्स इकोनॉमी रिलेटेड कवर हो जाएगा. ओके, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. तो अगेन सबसे पहला टॉपिक इसमें अब है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, सो विच वाज लॉन्च्ड इन दिस पीरियड. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे यूपीआई, इन इंडिया वी सी दैट इन डिजिटल टेक्नोलॉजीज डिजिटल रिवॉल्यूशन इज स्प्रेडिंग वेरी रैपिडली, पर्टिकुलरली डिजिटल पेमेंट्स में. तो आइडिया वही है कि डिजिटल रिवॉल्यूशन को हम लोग एग्रीकल्चर में भी लाएं, राइट. और उसी के लिए ये मिशन है. इस मिशन के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं. तो देर आर टू इंपॉर्टेंट पिलर्स, फाउंडेशनल पिलर्स ऑफ दिस मिशन. पहला पिलर है आपका एग्री स्टैक. ठीक है, फर्स्ट पिलर इज योर एग्री स्टैक. तो एग्री स्टैक क्या है? इट्स अ डिजिटल आइडेंटिटी फॉर फार्मर्स. और इसके बेसिकली तीन कंपोनेंट्स है. तो एक डिजिटल, सबसे पहला कंपोनेंट है फार्मर रजिस्ट्री. तो आपका पहला कंपोनेंट है फार्मर रजिस्ट्री. ओके, फर्स्ट कंपोनेंट इज फार्मर रजिस्ट्री. नाउ फार्मर रजिस्ट्री क्या क्या होगा कि इसमें सारे जो फार्मर्स हैं उनकी एक आईडी बनेगी, राइट, डिजिटल आईडी. और वो सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी है फार्मिंग से रिलेटेड उनकी यहाँ पे होगी. दूसरा है जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप्स. तो जो ये फार्मर की आईडी बनी है, हर फार्मर का भी एक फील्ड का एरिया जिसमें वो वर्क कर रहा है, राइट, एक फार्म का एरिया है. तो जियो रेफरेंस करके वो फार्म का एरिया जो है लिंक्ड होगा. तो आईडी देख के ही पता चल जाएगा कौन से फार्मर का कहाँ पे कितनी ज़मीन है. ठीक है. तीसरा, उस ज़मीन पे कितना क्या चीज़ ग्रो कर रहा है, कितना ग्रो कर रहा है, उसकी क्या प्रोडक्टिविटी है, दैट इज क्रॉप सोन रजिस्ट्री. तो कौन सी क्रॉप ग्रो कर रहा है ये भी. तो ये तीनों चीज़ें एक आईडी से लिंक होके एक ही जगह मिल जाएगी एंड दिस इज योर एग्री स्टैक. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इससे हमें जो है एग्रीकल्चर में फार्मर्स का सारा डेटा एक जगह बहुत ही इजीली एक्सेसिबल हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या फार्मर्स कर रहे हैं, क्या उनके चैलेंजेस इशूज़ है. और यही चीज़ जो है स्टार्टअप्स हो गए या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होगी अपनी स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट पिलर फॉर डिजिटल रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर अंडर डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, दैट इज एग्री स्टैक. और द मेन फीचर हियर इज दी क्रिएटिंग ऑफ फार्म. जैसे आधार एक आईडी है उससे सब कुछ लिंक्ड है, वैसे ही फार्मर आईडी से सब कुछ फार्मिंग रिलेटेड लिंक्ड होगा एक फार्मर का एट वन प्लेस. और फिर जैसे आधार का यूज़ करके बहुत सारी सब्सिडीज वगैरह मिलती है, वैसे ही फार्मर का आईडी यूज़ करके फार्मर को जो है बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा सकती हैं डिजिटली. दूसरा है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. तो नाउ दिस इज अ सिस्टम विच सपोर्ट्स फार्मर्स इन टेकिंग राइट डिसीजंस कि क्या ग्रो करना है, कितना ग्रो करना है, कब ग्रो सो करनी है, सीड्स, कब उसको हार्वेस्ट करना है. ठीक है. तो ये जो कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है ये क्या करेगा, ये रिमोट सेंसिंग डेटा जो है इसको इंटीग्रेट करेगा ऑन क्रॉप, सॉइल, वेदर, वाटर. और एक कॉम्प्रिहेंसिव जियोस्पेशियल सिस्टम डेवलप करेगा जिससे फार्मर को रियल टाइम में इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि क्या वेदर ट्रेंड्स हैं, सॉइल की क्या हेल्थ है, क्रॉप्स अगेन कितना प्रोडक्शन हो रहा है, किस चीज़ का है, किसके क्या प्राइसेस हैं, राइट, वाटर अवेबिलिटी के ट्रेंड्स इससे पता चलेंगे. तो ये सब अगर पता रहेगा फार्मर को तो फार्मर सही क्रॉप ग्रो करने के डिसीजंस ले सकते हैं. ठीक है. सो इट विल सपोर्ट देम इन टेकिंग द राइट डिसीजंस रिगार्डिंग दी फार्मिंग. तो ये तो दो मेन कंपोनेंट्स हो गए. इसके अलावा एक एडिशनल कंपोनेंट है सॉइल प्रोफाइल मैपिंग, जिसमें जो सॉइल है, राइट, उसकी क्या न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, राइट, दैट विल बी मैप्ड. ठीक है. सो टारगेट्स मैपिंग अप्रोक्सीमेटली 142 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड. ठीक है, कि एग्रीकल्चर लैंड में क्या प्रोडक्टिविटी है उसकी, क्या किस चीज़ में डिफिशियंट है, किन मिनरल्स में, कौन सी जगह, ये सब मैपिंग करेंगे. अगेन दिस हेल्प्स अ फार्मर इन टेकिंग दी राइट डिसीजंस. ठीक है. एंड डिजिटल क्रॉप एस्टिमेशन, तो कितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कहाँ पे किस चीज़ का हो रहा है वो डिजिटली क्रॉप एस्टिमेशन करेंगे टू एस्टिमेट कि कितना यील्ड है, राइट, थ्रू वेरियस क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स. तो ये है आपका डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन. की इज एग्री स्टैक, फार्मर आईडी, इसी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, सॉइल प्रोफाइल मैपिंग एंड डिजिटल क्रॉप एस्टिमेशन. ये चार की कंपोनेंट्स है इसके. ओके.
नाउ ये जो आपका डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, दिस विल ऑल्सो हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ठीक है, इट विल हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट प्रिसीजन एग्रीकल्चर। नाउ प्रिसीजन एग्रीकल्चर मतलब यहाँ पे प्रिसीजन किस चीज़ का होना चाहिए एग्रीकल्चर, प्रिसीजन शुड बी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनपुट्स, तो इनपुट्स के एप्लीकेशन का प्रिसीजन की यहाँ पे हम लोग जो है बात कर रहे हैं। बट हाउ कैन वी गेट दैट प्रिसीजन प्रिसाइज एप्लीकेशन, कि इवन मान लो एक फार्मर का एक फील्ड है, उस फील्ड में भी प्रिसाइज होना चाहिए। एक पीस ऑफ लैंड वो जो फार्मर का फार्म है वहाँ पे ज़्यादा पानी चाहिए और एक पीस में कम चाहिए, एक में ज़्यादा पेस्टिसाइड चाहिए कम चाहिए, राइट। तो ये लेवल ऑफ प्रिसीजन के साथ फार्मर जो है अपने इनपुट्स को ऑप्टिमाइज करेगा। बट ये कैसे होगा, इसके लिए टेक्नोलॉजी और डेटा यूज़ किया जाएगा, जैसे जीपीएस, जीआईएस मैपिंग, रिमोट सेंसिंग, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, जो बेसिकली एग्रीकल्चर इनपुट्स वेरिएबल रेट पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर, वाटर, बेस्ड ऑन दी नीड, ठीक है। आईओटी सेंसर्स, डेटा एनालिटिक्स एंड ऑटोमेशन, तो ये सारी टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ की जाएगी, और इन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके फील्ड को जो फार्म है, राइट, उनको मॉनिटर किया जाएगा, मेजर किया जाएगा और रिस्पॉन्ड किया जाएगा टू द नीड्स ऑफ द फील्ड, ठीक है, दैट इज देयर। तो जहाँ पे पानी की मान लो कहीं कमी है, so through variable these technologies it will be measured कि यहाँ there is less water, there is need of more irrigation or water here, और that would be applied there, ठीक है, that is there। और ये सब रियल टाइम में होगा, ठीक है। तो इससे एक तो फार्मर्स एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ इनपुट दे पाएंगे, उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी इनपुट्स की, और दूसरा यील्ड भी मैक्सिमाइज हो जाएगी, ठीक है, मैक्सिमाइज होगी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और यही चीज़ डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, एग्रीस्टैक, सिटीजन सपोर्ट सिस्टम और डिजिटल क्रॉप एस्टिमेशन सपोर्ट करता है। और उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट कौन करेंगे, तो इंस्टीट्यूट ऑफ काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, किसान केवीके मतलब किसान विज्ञान केंद्र, और एग्रीटेक स्टार्टअप्स हेल्प करें, ठीक है। फर्दर ये डिटेल्स आप चाहे तो ये क्या टेक्नोलॉजी का किस चीज़ में, अगेन इट्स कॉमन सेंसिकल, वो आप देख सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ 6 और स्कीम्स थी, तो ये तो मेन स्कीम थी जो लॉन्च थी, 6 और स्कीम, तो अगेन दीज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इसलिए ब्रीफ में दे रखा है, यू कैन गो थ्रू हियर दीज स्कीम्स। नेक्स्ट इज क्लीन प्लांट प्रोग्राम, अगेन 2 या 3 बार आया है करंट अफेयर्स में ये क्लीन प्लांट प्रोग्राम आपका, ठीक है, 2 to 3 times। नाउ ये क्लीन प्लांट प्रोग्राम है रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर सेक्टर, ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर सेक्टर। और इसमें मेन चीज़ क्या करनी है कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो प्लांटिंग मटेरियल होता है, सीड्स होती है, कई बार दे आर डिजीज्ड या फिर जो है लो प्रोडक्टिविटी की होती, तो यहाँ पे एम है कि एक तो हमें जो हम लोग इम्पोर्ट डिपेंडेंट है अच्छे प्लांटिंग मटेरियल सीड्स के लिए, उस इम्पोर्ट डिपेंडेंस को कम करें, हम वायरस फ्री हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल डोमेस्टिकली ही प्रोड्यूस करें, दैट इज़ वन। दूसरा, इको जो हॉर्टिकल्चर है उसको इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल बनाए, तो दिस इज द एम ऑफ क्लीन प्लांट प्रोग्राम, ठीक है। और कैसे करेंगे, इसके लिए क्लीन प्लांट सेंटर्स खोलेंगे, राइट, जहाँ से ये सीड्स और प्लांटिंग मटेरियल क्रिएट किया जाएगा, डायग्नोस्टिक थेरेपेटिक्स एंड टिश्यू कल्चर लैब, जिससे देखा जाएगा कि ओके वी हैव द क्लीन प्लांट मटेरियल और नॉट। फिर अगर प्लांट मटेरियल क्लीन होगा तो उसका सर्टिफिकेशन एंड रिकग्निशन होगा, ठीक है। एंड नर्सरीज जो जहाँ पे ये एक्चुअली प्लांटिंग मटेरियल या सीड्स वगैरह जहाँ से फार्मर्स या हॉर्टिकल्चर करने वाले लेते हैं, उन नर्सरीज को इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या है, फार्मर्स को अच्छी क्वालिटी सीड्स मिलेंगे, उनकी यील्ड मैक्सिमाइज होगी, नर्सरीज को सर्टिफिकेशन मिलता है, राइट, और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, तो अगेन दे कैन प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स, प्लांटिंग मटेरियल, और प्रोवाइड कर सकते हैं फार्मर्स को, और उनको भी बेटर प्राइस मिल सकता है फॉर देयर इनपुट्स, ओके। एंड कंज्यूमर्स को फ़ायदा ये रहेगा कि उनको बेटर क्वालिटी ऑफ क्रॉप होगी, अच्छी हाई यील्डिंग न्यूट्रिशियस, तो दैट इज़ बेनिफिटिंग कंज्यूमर्स। और एक्सपोर्ट्स में भी अगर अच्छी डिजीज़ फ्री क्रॉप्स होंगी, राइट, मीटिंग सर्टेन स्टैंडर्ड्स, तो उनको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, वो जो सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी बैरियर्स है उनको क्रॉस कर सकते हैं। तो दिस इज़ योर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, ठीक है, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड। ना एक चीज़ यहाँ पे, इट इज़ अलाइंड विथ मिशन लाइफ एंड वन हेल्थ इनिशिएटिव, तो सी मिशन लाइफ आपका नीति आयोग का इनिशिएटिव है, इट एम्स टू इंश्योर कि जो डे टू डे लाइफ होती है, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं इंडिविजुअल्स की, चाहे फार्मर्स हों या इवन अस एज इंडिविजुअल्स, इट एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस कि हम लोग कुछ स्मॉल स्टेप्स डेली बेसिस पे ले सकते हैं, जिससे विच मेक्स हेल्प्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, विच हेल्प्स इन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रिसोर्स यूज, ओके। एंड वन हेल्थ इज़ दैट कि आपका जो एनिमल हेल्थ, प्लांट हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ तीनों लिंक्ड है, यानी इकोलॉजिकल हेल्थ इज लिंक टू ह्यूमन हेल्थ,
तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ह्यूमन हेल्थ इज इंप्रूविंग एंड इकोलॉजिकल हेल्थ इज गोइंग डाउन। अगर इकोलॉजिकल हेल्थ इंप्रूव होगी तो ह्यूमन हेल्थ इंप्रूव होगी, ठीक है। दिस इज द की प्रोग्राम। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो ये एक पुरानी स्कीम है, रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए थी कि इसके ऊपर एक जो है नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी और उसके कुछ की डेटा ने बताया कि इट हैज़ बिन क्वाइट सक्सेसफुल, ठीक है। इट हैज़ बिन क्वाइट सक्सेसफुल इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो अगेन ये चीज़ें आप यहाँ से डेटा तो देख सकते हो, बट इस स्कीम पे एक PYQ भी आया, हमने PYQs देखे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया, तो इसीलिए इस स्कीम के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। तो अगर इसका मेन एजेंडा या ऑब्जेक्टिव देखोगे इज टू फंड द अनफंडेड, यानी बहुत सारे ऐसे एंटरप्राइजेस है, माइक्रो स्मॉल मीडियम MSMEs, जिनको फंडिंग नहीं मिलती, ठीक है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल और एनी अदर थिंग। तो यहाँ पे जो है उनको अफोर्डेबल क्रेडिट दिया जाएगा, ठीक है। सो दिस विल इंश्योर देयर इंक्लूजन इन दी फाइनेंशियल सिस्टम। और लोन्स 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं, शिशु, राइट, किशोर एंड तरुण। ये अमाउंट्स आपको इतनी ज़रूरत नहीं है याद करने की, बट मेनली किस पर्पज़ के लिए। तो शिशु लोन दिए जाते हैं जो एकदम बिजनेस शुरू ही हो रहा है, राइट, विच इज़ जस्ट स्टार्टिंग। किशोर लोन्स आर गिवन फॉर मिड स्टेज बिजनेस एंड तरुण लोन्स फॉर इफ समबडी ऑलरेडी हैज़ अ बिजनेस, उसको एक्सपैंड करना है तो उसके लिए तरुण लोन्स दिए जाते हैं। एंड बोरोवर्स एलिजिबल कौन होंगे, अगेन फैक्चुअल, यू कैन सी इट, ठीक है। नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसमें जो लोन्स मिलते हैं ना उनके लिए कोलेटरल रिक्वायर्ड है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर इंश्योरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्योंकि जो पुअर वल्नरेबल सेक्शंस होते हैं या छोटे बिजनेस होते हैं उनके पास जनरली कुछ कोलेटरल होता नहीं है देने के लिए, ठीक है, दैट इज देयर। तो कोलेटरल देंगे नहीं तो फिर बैंक्स को तो पॉसिबल लॉस हो सकता है। उसी के में हेल्प करने के लिए क्रेडिट गारंटी दी जाएगी थ्रू क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स, ठीक है। एंड ऑल्सो इसमें जो लोन दिया जाएगा इट वुड बी बोथ टर्म लोन, मतलब लंबे समय का लोन, और वर्किंग कैपिटल लोन, मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। लोन प्रोवाइडर्स ये सब रहेंगे, राइट, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, रीजन रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन NBFCs एंड SFB मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, दैट इज देयर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, और यू कुड से टर्म इन न्यूज इज, दिस इज टर्म इन न्यूज, ये बेसिकली न्यूज़ में था, इस क्रिएटिव इकोनॉमी, राइट, और ऑरेंज इकोनॉमीज, ठीक है। तो आपको बेसिकली समझना पड़ेगा कि ये टर्म क्या होती है, ज़्यादा डीप नहीं जाना, बस इतना समझना है कि क्रिएटिव इकोनॉमी या ऑरेंज इकोनॉमी होता क्या है, राइट। तो एंड अगेन दिस वाज इन न्यूज़ बिकॉज ऑल इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिएटिव इकोनॉमी वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स। तो व्हाट इज क्रिएटिव इकोनॉमी, एक दिस रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमी जहाँ पे नॉलेज बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, ठीक है, एंड फोकस इज ऑन कल्चरल हेरिटेज, क्रिएटिविटी एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल, ठीक है। सो द की फीचर इज कि पहली चीज़ तो जो क्रिएटिव इकोनॉमी में अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है इट इज़ नॉलेज बेस्ड, इट रिक्वायर्स स्किल्स। नाउ दैट स्किल्स कुड बी आइदर फॉर्मली एक्वायर्ड और इनफॉर्मली एक्वायर्ड, बट स्किल्स जरूरी है, नॉलेज जरूरी है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्रिएशन होता है अंडर क्रिएटिव इकोनॉमी, ठीक है। So there is originality, innovation and idea exploration. Okay? It involves non-repetitive and adaptive tasks. So ऐसा नहीं कि ये चीज़ें automate कर सकते हैं, okay? And it evolves with technology. And value chain ऐसा रहता है कि कोई original idea है कि goods में, cultural goods में convert करते हैं उसको फिर marketable service में, okay? और क्रिएटिव इकोनॉमिक सेक्टर कैसे, जैसे कल्चरल साइट्स हो गई, म्यूजियम्स एंड हेरिटेज म्यूजियम्स, नाउ उसमें म्यूजियम्स में विजिट करते हैं लोग टू नो अबाउट हिस्ट्री, नाउ दैट्स अ क्रिएटिव इकोनॉमी, ठीक है। या आपका परफॉर्मिंग आर्ट्स लाइक थिएटर, डांस, म्यूजिक, ठीक है, इसके शोज वगैरह होते हैं, तो इट्स पार्ट ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी। विजुअल आर्ट्स हो गए, न्यूज़ मीडिया में वीडियो गेम्स, एनिमेशन, ये भी क्रिएटिव आर्ट में आते हैं, ठीक है। देन क्रिएटिव सर्विसेज में कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ये सब क्रिएटिव इकोनॉमी का पार्ट है, विच आर मेनली नॉलेज बेस्ड, ठीक है। नाउ फ्रंट रनिंग, अनदर टर्म इन न्यूज़। तो बेसिकली फ्रंट रनिंग का मतलब ये सी है क्या, फ्रंट रनिंग एक अनफेयर प्रैक्टिस है स्टॉक मार्केट्स को रिलेशन में। तो कुछ लोग क्या करते हैं, दे नो इन एडवांस सम अनडिस्क्लोज्ड इन्फॉर्मेशन विच इज़ नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन, राइट, सो इट्स इलीगल। SEBI has called front running illegal and it has therefore set out some new norms for it, ठीक है। तो norms क्या है वो exactly हमें नहीं जानना, बट फ्रंट रनिंग है क्या। तो ये इलीगल प्रैक्टिस है, क्यों, स्टॉक ट्रेडिंग में, क्यों, क्योंकि इसमें बेसिकली इट क्रिएट्स एन अनफेयर एडवांटेज टू समवन हु इज डूइंग फ्रंट रनिंग, क्यों, बिकॉज दे आर यूजिंग सम नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं हूँ,
मुझे अगर कहीं और से पता चलता है कि भाई ये XYZ म्यूचुअल फंड है विच इज़ गोइंग टू प्लेस अ लार्ज ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ स्टॉक्स, नाउ बिफोर दे प्लेस ऑर्डर आई कैन प्लेस पर्सनल ऑर्डर एंड गेट द स्टॉक्स एट लोअर प्राइस, और जब वो ऑर्डर प्लेस करेंगे तो स्टॉक के प्राइस बढ़ेंगे, तब मैं उसको सेल कर सकता हूँ। ठीक है, दिस इज नोन एज फ्रंट रनिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया। नाउ ये इनसाइडर ट्रेडिंग से कैसे डिफरेंट है? सी, मैं यहाँ पे उस म्यूचुअल फंड का पार्ट नहीं हूँ। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है कि मैं एक कंपनी में हूँ, मैं उस कंपनी का पार्ट हूँ और मुझे पता है कि क्या होने वाला है, राइट? और मैं इंटरनल इन्फॉर्मेशन, मतलब आगे कोई नई टेक्नोलॉजी रिलीज करने वाला है जिससे उनके स्टॉक प्राइसेस बढ़ेंगे, तो मैं पहले ही उस कंपनी के खुद ही से कर लेता हूँ। तो मेरे को कंपनी की इनसाइड की इन्फॉर्मेशन थी, उसको मैंने यूज़ करके की है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक सटल डिफरेंस है दैट यू शुड नो व्हाट इज फ्रंट रनिंग। ठीक है, तो दैट इज देयर। नाउ सीवीड्स पे फोकस किया जा रहा है, राइट, दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ सीवीड जरूर देख लेना। एंड व्हाट दैट दे आर मेरीन माइक्रो एल्गे। ठीक है, ये थोड़ा इन्वायरमेंट रिलेटेड, बट अगेन ब्रीफली क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चन आते हैं, तो दिस आई हैव इंक्लूडेड हियर। ओके, सो marine microalgae found in oceans, rivers and lakes, cultivated through aquaculture and contribute to blue economy and sustainable development, right? Economic significance, ये जो seaweed है, this is important ingredient or raw material for not only food industry, pharma industry, cosmetics and bioplastics. ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छे है। सीवीड कल्टीवेशन अगर प्रमोट होती है, इट लीड्स टू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, इट इम्प्रूव्स वाटर क्वालिटी, इट इनहेंसेस क्लाइमेट रेजिलियंस। ओके, एंड न्यूट्रिशनली भी बेनिफिशियल है, एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ओके, नेक्स्ट ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स। इस रिपोर्ट को 20 साल हो गए। रिपोर्ट की फाइंडिंग्स, माय एक्सपेक्टेशन इज कि आप एक बार गो थ्रू करोगे। ओके, सो प्लीज गो थ्रू दी की फाइंडिंग्स वन, आई विल जस्ट पेन इट डाउन हियर, okay? Because it's purely factual. Now next is green ATM. This one is very important. Okay, तो ग्रीन ATM क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव की नोन एज अन्नपूर्ति, राइट? सो व्हाट दिस इनिशिएटिव इज कि जैसे आपका ATM नॉर्मल ATM होता है जहाँ से आप पैसे निकालते हो, राइट, यू विड्रॉ मनी। सिमिलरली फ्रॉम ग्रीन ATM, यू नो, दोज हु आर एलिजिबल अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में एलिजिबल हैं, दे कैन विड्रॉ दी देयर फूड इंटाइटलमेंट्स, ठीक है, फ्रॉम दी ग्रीन ATM, एंड दिस ATM इज 24/7 अवेलेबल, राइट? तो दिस वॉज लॉन्च्ड बाय, एंड फर्स्ट इंडिया का सबसे पहला ग्रीन ATM इज लॉन्च नोन एज अन्नपूर्ति, इज लॉन्च्ड इन भुवनेश्वर। ठीक है, एंड ये लॉन्च किसने किया है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। ओके, नाउ इसके की फीचर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। टारगेट कौन होंगे? जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर एलिजिबल हैं, एंड एक्सेस विल बी 24/7, सो इट हैज़ रिड्यूस्ड वेटिंग टाइम, they are energy efficient with solar enabled automated refill, right? And they were recognized as top 5 innovation at world food program innovation awards. Okay? जन पोषण केंद्र, नाउ अगेन दीज आर, जैसे आपको इफ़ यू नो दैट देर आर फेयर प्राइस शॉप्स, फेयर प्राइस शॉप से क्या होता है कि राशन मिलता है। तो एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है टू कन्वर्ट 60 फेयर प्राइस शॉप्स टू जन पोषण केंद्र। तो बेसिकली इफ़ वी कन्वर्ट फेयर प्राइस शॉप टू जन पोषण केंद्र, तो व्हाट वुड बी डिफरेंट? ऐसा क्या एडिशनल होगा? तो इन दीज न्यूट्रिशन रिच वुड बी प्रोवाइडेड, न्यूट्रिशन रिच वुड बी प्रोवाइडेड, एंड जो फेयर प्राइस शॉप जो लिमिटेड 2-3 ग्रेन्स ही प्रोवाइड करते हैं उसको डाइवर्सिफाई किया जाएगा, राइट? जो लिमिटेड ग्रेन्स फेयर प्राइस शॉप प्रोवाइड करते हैं उसको डाइवर्सिफाई किया जाएगा। इसमें 50% न्यूट्रिशन रिलेटेड होंगे प्रोडक्ट्स और 50% दूसरे हाउस होल्ड आइटम्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दिस विल इंश्योर कि हाउस होल्ड्स को दे हैव एक्सेस टू डाइवर्स एंड अफोर्डेबल न्यूट्रिशनल फूड। तो ओवरऑल पोषण, दैट इज न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड्स बढ़ाएगा ये ऑफ द पुअर पीपल एंड मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल पीपल जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट इज QCI सुराज्य, तो रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। नाउ दिस इज़ अ फ्रेमवर्क टू सी कि भाई स्टेट्स में या ऑर्गेनाइजेशंस कितने अच्छे से जो है गवर्नेंस कैरी आउट कर रहे हैं। इसमें 4 पिलर्स है। शिक्षा, दैट इज़ एजुकेशन की क्वालिटी क्या है किसी स्टेट में। स्वास्थ्य, हेल्थ में क्या इनोवेशन या सर्विस डिलीवरी क्वालिटी क्या है हेल्थ सेक्टर में।
समृद्धि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, कि स्टेट का जीडीपी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एंड सुशासन, दैट इज हाउ गुड इज द गवर्नेंस दे। तो इन चार फ्रेमवर्क्स के बीच पे उनको एनालाइज किया जाता है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे रिकॉग्नाइज किया जाता है, राइट, और रिवॉर्ड किया जाता है फॉर एक्सेलेंस इन आउटकम्स इन दीज 4 पैरामीटर्स, ठीक है। और इससे क्योंकि रैंकिंग भी होती है, तो इट ब्रिंग्स अबाउट कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म एंड इंसेंटिवाइजेस परफॉर्मेंस। Now another very important element is lithium. So important. So lithium, it is also known as white gold. So इंडिया का सबसे पहला lithium deposit मिला है. Now lithium, I hope you know, is a very very important mineral in recent times. Why? Because it is used in many critical and strategic sectors like electric vehicles, mobile batteries, right, healthcare, industrial use, right. तो क्योंकि इतना important है, पहली चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और मोबाइल बैटरीज वगैरह इन सब के लिए, और बहुत इसका डिमांड जो है बढ़ रहा है। दूसरी पॉइंट ये है कि जो लिथियम है, राइट, इंडिया इज टोटली इम्पोर्ट डिपेंडेंट ऑन इट। ओके, तो अब इंडिया का जो फर्स्ट डिपॉजिट, कंफर्म डिपॉजिट जो है, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन रिसर्च ने फाइंड किया है इन मांड्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, कहाँ पे? मांड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। ओके, दैट इज देयर। अगेन एज ये साइंस एंड टेक रिलेटेड है, तो ये आप देख सकते हो थोड़ा बहुत बेसिक डिटेल्स, राइट। इट इज अ, याद रखना, लिथियम इज अ क्रिटिकल मिनरल और स्ट्रेटेजिक मिनरल अंडर माइंस एंड मिनरल्स, हमने पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट, एंड यूजेस आप देख सकते हो ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। इंडिया, सो अदर टॉप कंट्रीज कौन सी है? सबसे ज़्यादा जो है बोलीविया, चिले एंड अर्जेंटीना, ये तीनों कंट्रीज फॉर्म करती हैं लिथियम ट्राइंगल, ठीक है, यानी मेजर पोर्शन, मोर देन 50% जो है यहाँ से आता है, ठीक है। एंड इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड यूएसए, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अनदर इंपॉर्टेंट मिनरल इज टेंटुलम, ठीक है, तो इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज क्रिटिकल एंड स्ट्रेटजिक मिनरल, ठीक है। क्यों क्रिटिकल एंड स्ट्रेटजिक मिनरल? क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस या एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, मेडिकल में, केमिकल में, एनर्जी डिफेंस में, राइट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी के लिए, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट तो इतने डाइवर्स और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, राइट, दैट इज देयर। so there are diverse and important applications. On top of that there is import dependence, तो इसीलिए एक क्रिटिकल मिनरल हो गया, इसको जल्दी से जल्दी इंडिया को एक्सप्लोर करना है अपना, और फाइंड करना है डोमेस्टिकली और प्रोड्यूस करना है, राइट। और सप्लाई रिस्क भी है, कि जो सप्लाई है वो कंसंट्रेटेड है सेंट्रल अफ्रीका में, जो पॉलिटिकली अनस्टेबल है, राइट। सेंट्रल अफ्रीका में कंसंट्रेटेड है सप्लाई, तो पॉलिटिकली अनस्टेबल, तो अगेन दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट भी है और सप्लाई रिस्क भी है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डीपीआई। सो जैसे फिजिकल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे एग्जाम्पल रोड्स या रेलवेज या एयरपोर्ट्स, ठीक है। अब ये फिजिकल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक सर्विस प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट की, ओके। सो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी सिमिलरली है, एक डिजिटल सिस्टम होगा, तो विच वुड बी शेयर्ड अमंग स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एंड अदर प्राइवेट सेक्टर, राइट। सो इट वुड बी अ शेयर्ड डिजिटल सिस्टम। सिस्टम मतलब इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों इन्वॉल्व होंगे, राइट। सो इट्स फर्स्टली अ शेयर डिजिटल सिस्टम, सेकेंडली सिक्योर रहेगा, इंटरऑपरेबल रहेगा, इंक्लूसिव। इंटरऑपरेबल मतलब स्टेट्स, यूटीज यूज कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में सारी ऑर्गेनाइजेशंस यूज कर सकती हैं, इंडिविजुअल्स यूज कर सकते हैं, राइट, and built on open standards, ठीक है, so that is there, and deliver public and private services at scale while respecting privacy and rights of the people, right. So again each of the highlighted element is important to become a digital infrastructure. इसका मतलब अगर कहीं पे connectivity infrastructure बनाए, that is not a digital, that is simply physical infrastructure, ठीक है, बट उस कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कुछ किया जा रहा है, जिससे कुछ और सर्विस डिलीवर की जा रही है, देन इट बिकम्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। And digitized government portals, again these are simply translation of an online presence to offline presence to online presence, okay. Now अलग अलग टाइप के क्या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं? आइडेंटिटी रजिस्टर्स होते हैं, जैसे आधार इज अ गुड एग्जांपल। डाटा शेयरिंग क्रेडेंशियल एंड मॉडल्स होते हैं, जैसे डिजी लॉकर या एंटिटी लॉकर जो हमने पढ़ा था। सिग्नेचर एंड कंसेंट के लिए आधार, ई साइन। डिस्कवरी एंड फुलफिलमेंट के लिए मतलब टू डिस्कवर थिंग्स एंड रिसोर्सेज, India's ONDC platform,
राइट. जो ONDC इज ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, बेसिकली इट्स अ ओपन डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म. ठीक है, जिसपे सारे अमेजोन वगैरह सब इंटीग्रेट हो सकते हैं. और उसी एक प्लेटफॉर्म पे अगर इंटीग्रेट करेंगे तो अमेजोन के बायर को सारे सेलर्स की जो सर्विसेज दिखेंगी. सिमिलरली दूसरे किसी को अमेजोन पे दूसरे सारे बायर्स की सेलर की सर्विस दिखेगी. ठीक है, एंड पेमेंट्स आर सिक्योर एंड इजी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस. ठीक है, सो दैट इज देयर. सो दिस इज योर डिजिटल पब्लिक, जैसे यूपीआई. ओके, तो डिजिटल इकोसिस्टम में इंडिया की क्या क्या चीज़ें हैं? आधार, ई-KYC आइडेंटिटी के लिए, यूपीआई आधार पेमेंट बेंच, एंड डाटा गवर्नेंस में डिजिटल लॉकर अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क. नेक्स्ट, एंजल टैक्स. सी इट वाज इन न्यूज़ बिकॉज इट वाज अबॉलिश्ड इन प्रीवियस बजट. ठीक है, तो बेसिकली आपको बस एक बेसिक आइडिया होना चाहिए. एंजल टैक्स का मतलब होता है कि बहुत सारी अनलिस्टेड कंपनी या स्टार्टअप्स होती है जिन्होंने आईपीओ नहीं लाए हैं, वो कई बार शेयर्स इशू करती है और इन्वेस्टर्स को इशू करती है शेयर्स और उनसे पैसा लेती है. ना कई बार वो शेयर्स की प्राइस इन्फ्लेट करती है. तो अगर मान लो शेयर 10 रुपये का था, उन्होंने 20 रुपये में बेचा, तो 10 फेयर मार्केट वैल्यू इज 10 रुपीज़. और ये जो 10 रुपये एडिशनल है, इस पर टैक्स लगेगा एज पर इंजन टैक्स, बट नाउ इट हैज़ बीन अबॉलिश्ड. ओके, तो एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जनरली सी दिस इज स्टैटिक पार्ट, ये आपने पढ़ा भी होगा फाइनेंशियल मार्केट में, कि स्टार्टअप्स को मेनली फंडिंग कहाँ से होती है. तो एक तो होते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, ये बेसिकली सेबी का क्लासिफिकेशन है, राइट. तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, तो उसको कैटेगरी 1, 2, 3 में क्लासीफाई कर रखा है. यू कैन गो थ्रू व्हाट दीज कैटेगरीज आर. जैसे कैटेगरी 1 में वेंचर कैपिटल फंड, एंजल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये सब आते हैं. ठीक है, कैटेगरी 2 में प्राइवेट इक्विटी एंड डेट फंड्स, और कैटेगरी 3 में हेज फंड्स एंड हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग फंड्स. तो जस्ट गो थ्रू व्हाट इज डन इन ईच कैटेगरी, एंड थोड़ा सा एक आइडिया रखना. पॉसिबली हो सकता है इस पर क्वेश्चन आए, क्योंकि स्टार्टअप्स पे बहुत फोकस है और स्टार्टअप्स में उनकी फंडिंग इज द मेन थिंग. तो इसके अराउंड क्वेश्चन आ सकता है. और एक और जगह पे क्वेश्चन आ सकता है आपको, जो है स्टार्टअप्स की मेजर फंडिंग या तो एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट करते हैं, या कई बार पहले एंजल इन्वेस्टर करते हैं फिर वेंचर कैपिटलिस्ट करते हैं. तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों क्या चीज़ें हैं, उस पर आ सकता है. तो ये दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ पे दे रखा है कि किस स्टेज पे इन्वेस्ट करते हैं, क्या कैपिटल सोर्स होता है. ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग थ्रू इट वंस. नाउ नेक्स्ट इज योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स UN रिपोर्ट. सो जो UN डेसा, UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, इसने एक रिपोर्ट निकाली है कि हाउ आर वी प्रोग्रेसिंग ऑन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. एंड एज पर दिस रिपोर्ट, अगर इस रिपोर्ट को हम देखें तो वी आर नॉट ऑन ट्रैक, वी आर ऑफ ट्रैक इन अचीविंग दीज गोल्स. लेस देन इन 1 in 5 टारगेट्स. सो टोटल 17 गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं. तो ये जो 169 टारगेट्स है ना, इसमें से हर 5 में से एक टारगेट में हम ऑन ट्रैक हैं, बाकी सब में हम ऑफ ट्रैक हैं. ओके, दैट इज देयर. आउट ऑफ 5 ओनली ऑन 1 टारगेट वी आर ऑन ट्रैक, रेस्ट आर ऑन ऑफ ट्रैक. और ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक सेटबैक, क्लाइमेट क्राइसिस, इकोनॉमिक इनक्वालिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट. सो जिस हिसाब से अब रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, अब ट्रेड वॉर्स वगैरह चल रहे हैं, सो दिस इज अगेन all this is adversely impacting achievement of the SDG. ठीक है, एंड हाउ दीज गोल्स हैव इवॉल्व्ड. सबसे पहले आई थी ब्रंटलैंड रिपोर्ट विच टॉक्ड अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया. फिर अगेन आई एम श्योर यू हैव रेड इट इन नंबर ऑफ टाइम्स. फिर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आए जहाँ पे 8 गोल्स थे. फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए इस पीरियड के लिए जहाँ पे 17 इंटरकनेक्टेड गोल और 169 टारगेट्स थे. ठीक है, सी ये इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, मेक श्योर यू कीप दीज इन माइंड. इसके अराउंड आपको क्वेश्चन आ सकता है. SDG के की फीचर्स, अगेन अडॉप्शन. सारे जो मेंबर स्टेट्स है UN के, दे हैव अडॉप्टेड दिस एजेंडा, तो दे हैव टू ट्राई टू अचीव दिस गोल्स, राइट. 17 गोल्स, 169 टारगेट्स, ओके, एंड 232 इंडिकेटर्स, राइट. कोर प्रिंसिपल है लीव नो वन बिहाइंड, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल ग्रोथ फॉर ऑल. नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप गारंटी प्लेटफॉर्म. सो आई एम श्योर हमने वर्ल्ड बैंक ग्रुप पढ़ा था, राइट. 5 इंस्टीट्यूशन है, हर इंस्टीट्यूशन अलग अलग काम करता है. तो देखो हर इंस्टीट्यूशन अलग अलग काम करता है और अलग अलग टाइप की गारंटी प्रोवाइड करता है. ठीक है, इन्वेस्टमेंट को लेके. जैसे कुछ इंस्टीट्यूशन है जो क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करते हैं वर्ल्ड बैंक के. कुछ वर्ल्ड बैंक ग्रुप के इंस्टीट्यूशन है जो ट्रेड फाइनेंस गारंटी प्रोवाइड करते हैं, और कुछ पॉलिटिकल इंश्योरेंस रिस्क के गारंटी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, जैसे मीका. ओके, दैट इज देयर.
तो सी अभी प्रॉब्लम क्या है कि 20+ सेपरेट टूल्स हैं, स्प्रेड हैं, तो देर इज नो कॉमन वन प्लेस जहाँ पे वन कुड सी दिस, एंड इट क्रिएट्स कंफ्यूजन एंड कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल। तो इसी सब को रिजॉल्व करने के लिए वर्ल्ड बैंक गारंटी प्लेटफॉर्म बनाया है। दिस विल बी अंडर मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और इसके अंदर क्या करेंगे, सारे जो गारंटी टूल्स और चीज़ें हैं इस प्लेटफॉर्म पे कंसोलिडेट और सिंप्लीफाई करके रखेंगे, ताकि फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फाइनेंसिंग। ठीक है, दीज गारंटीज आर मेनली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फाइनेंसिंग, ये जरूर ध्यान रखना, ये गारंटी टूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फाइनेंसिंग के लिए। ठीक है, दैट इज देयर। So it will consolidate all the World Bank guarantee instruments at a one place, one platform. Okay? और फिर उसको स्केल अप करें, दैट इज नेक्स्ट इज सार्क करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। सो सी एग्जैक्टली सार्क का क्या एग्रीमेंट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है ये समझो। ठीक है, सो जनरली करेंसी स्वैप एग्रीमेंट दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर दो सेंट्रल बैंक्स इन्वॉल्व है तो जनरली कई बार दो सेंट्रल बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके बीच में वो एक दूसरे की करेंसीज में ट्रेड फैसिलिटेट करने के लिए एग्रीमेंट करते हैं, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। ओके, बट प्राइवेट फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स वो लोग भी ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो है एंटर कर सकते हैं। नाउ इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज बिटवीन टू करेंसीज एट प्री एग्रीड रेट। तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड कर लेते हैं कि क्या रेट पे हम लोग अपनी एक दूसरे की करेंसी आपस से एक्सचेंज करेंगे, एंड दूसरा बाद में फ्यूचर डेट में री एक्सचेंज किस रेट पे करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें डिसाइडेड होती है। नाउ द गोल इसका क्या है कि हम जो है यूएस डॉलर्स पे डिपेंडेंस कम करें। ठीक है, तो उससे हमारी वोलेटिलिटी कम होगी, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व्स जो है सफिशिएंट रहेंगे, एंड देर वुड बी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की ट्रेड आराम से, अगर डॉलर का शॉर्टेज है तो भी ट्रेड आराम से कैरी आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्राइसिस के टाइम में कैरी आउट किए जाते हैं, राइट। तो टू हेल्प इन फॉरेक्स लिक्विडिटी बैकस्टॉप, राइट। बीओपी सपोर्ट में करते हैं बैलेंस ऑफ, अगर बहुत ज़्यादा डॉलर आउटफ्लो होगा तो बीओपी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, regional stability, right? So it brings about regional cooperation and trust. And something, see, SARC के साथ क्या है, so it helps in de-dollarization of global economy. और अगर रुपी स्वैप से बहुत सारे के रुपी गूगल के साथ स्वैप करना, रुपी जो है किसी और कंट्री के साथ करेंसी यूरो से स्वैप करना, तो इट लीड्स टू इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। सो डी डॉलराइजेशन एंड ये दोनों चीज़ें करता है। और सार्क का जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है उसकी डिटेल्स यहाँ पे रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट और रिवाइज्ड जो है, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट नाउ। credit deposit ratio, so this is a term, financial term that was in news, credit deposit ratio. Okay, CD ratio, see again this is different from currency deposit ratio जिस पे PYQ आया था। तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो आपको क्या बताता है, वी नो दैट बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स लोन लेते, डिपॉजिट लेते हैं और डिपॉजिट से के बेसिस पे लोन देते हैं। तो दिस क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो सीज हाउ मच ऑफ द बैंक्स डिपॉजिट बेस इज यूज टू प्रोवाइड लोन्स। So how much of the bank's deposit base is used to provide loans? This is seen to CD ratio. ठीक है, और देखो एक CD रेशो का भी एक ऑप्टिमम रेंज होता है। अगर बहुत ज़्यादा है मतलब बैंक्स बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, बहुत एग्रेसिव लेंडिंग कर रहे हैं, और हो सकता है कि भाई जितना डिपॉजिट आ रहा है मैक्सिमम लेंड कर दे। तो इससे प्रॉब्लम क्या है कि कल को अगर लोग विड्रॉ करने आएंगे पैसा, बैंक्स के पास वापस उनको विड्रॉल के लिए पैसा देने के लिए नहीं होगा। ठीक है, और लोअर है तो मतलब बैंक्स बहुत ज़्यादा सेफ खेल रहे हैं, इकोनॉमी में लोन नहीं दे रहे, यानी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा। ओके, सो देर इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। करंट ट्रेंड क्या है एज पर आरबीआई रिपोर्ट कि ये रेशो बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ओके, और इंक्रीज में मेजरली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर ड्राइविंग दी इंक्रीज। ठीक है, और बढ़ क्यों रहा है, क्रेडिट ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही है और डिपॉजिट ग्रोथ स्लो डाउन। तो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम बट दिस इज प्रॉब्लम। और ये क्यों हो रहा है कि भाई डिपॉजिट ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है, क्योंकि लोग अब बैंक डिपॉजिट एफडी वगैरह नहीं रख रहे, लोग अब जो है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट्स में कर रहे हैं रादर देन बैंक। ठीक है, दैट इज, और बैंक्स में भी आपस में इतना कॉम्पिटिशन है, सो दैट इज ऑल्सो लीडिंग टू लेस इंटरेस्ट रेट्स, राइट, दैट इज ऑल्सो देयर। ठीक है, इम्पैक्ट में ऑलरेडी टोल्ड यू, देर वुड बी यू नो नैरोअर प्रॉफिट मार्जिन ड्यू टू राइजिंग कॉस्ट, लिक्विडिटी का रिस्क होगा कि विड्रॉल वगैरह नहीं दे पाएंगे, और क्रेडिट रिस्क रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज वेज एंड मीन्स एडवांसेस।
ठीक है। सो बेसिकली ये आरबीआई का एक प्रोविजन है जिससे शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी या शॉर्ट टर्म लोन्स दिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूटीज को, अगर उनको कुछ फाइनेंसेस में मिसमैच है। ठीक है। तो बेसिकली इट वाज इन न्यूज़ क्योंकि आरबीआई एक ओवरऑल लिमिट सेट करती कि इतना ही देगी लोन्स, वेज एंड मीन्स एडवांसेस में शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी इतने की टोटल अमाउंट की देगी, राइट। तो उसको बेसिकली इंक्रीज किया है। तो व्हाट इट इज, लाइक आई सेड, टेम्परेरी लोन फैसिलिटी बाय आरबीआई टू स्टेट्स एंड सेंटर और शॉर्ट टर्म मिसमैचेस, ये जरूर ध्यान में रखना। ठीक है। और देखो ऐसा नहीं कि कोई भी स्टेट या सेंटर डायरेक्टली ले सकते हैं, सबसे पहले यूटिलाइज होगी स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, पहले आएगी कुछ कोलेटरल रखेगी। वो कोलेटरल ये तीन चीज़ें होती है, क्या चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, दैट इज देयर। तो CSF जैसे कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, गारंटी रिडेम्पशन फंड, ऑक्शन ट्रेजरी बिल्स, इसको एज अ कोलेटरल रख के पैसा लेगी। बट इसकी भी एक लिमिट है, और यहाँ पे क्योंकि कोलेटरल है तो इंटरेस्ट रेट लोअर लगता है स्टेट गवर्नमेंट को। बट ये जब डिप्लीट हो गया तो नॉर्मल WA में, वेज एंड मीन्स एडवांसेस में, और मान लो वेज एंड मीन्स एडवांसेस में भी जो लिमिट है ऊपर रखी है वो डिप्लीट हो गई, तो फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जब बोरिंग एक्सीड्स दे। ठीक है, दैट इज इट। इंटरेस्ट रेट सबसे कम SDF में होता है, सबसे ज़्यादा ओवरड्राफ्ट में होता है। फ्लो, लाइक आई सेड, शॉर्टफॉल हुआ कैश में, पहले SDF यूज़ करेंगे कोलेटरल के साथ। इफ कोलेटरल, अगर कोलेटरल अवेलेबल नहीं है तो वेज एंड मीन्स एडवांस। इफ एग्जॉस्टेड फिर नॉर्मल WA में, वो भी एग्जॉस्टेड तो ओवरड्राफ्ट। ठीक, दैट इज देयर। So now moving on to the next topic. तो न्यू गाइडलाइंस फॉर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। सो हमने PYQ देखा था, ब्रिक वर्क रेटिंग पे एक क्वेश्चन आया था बिकॉज दैट वाज इन न्यूज़ एट दैट टाइम। तो फिर से क्रेडिट रेटिंग पे कुछ न्यू गाइडलाइंस इशू की है सेबी ने। तो अगेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट अ क्वेश्चन माइट कम। तो पहले हम तो बेसिकली ये देख लेंगे कि ये न्यू गाइडलाइंस क्या है, फिर समझेंगे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती है। कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे आपके अभी जो रजिस्टर्ड हैं सेबी के साथ, क्राइसिल, केयर, इक्रा, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, ब्रिकवर्क्स जिस पे PYQ आया था, राइट, इन्फोमेरिक्स एंड एक्यूट रेटिंग्स। ठीक है, ये सारी रेटिंग्स क्या करती है, ये जो डिफरेंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, राइट, डेट सिक्योरिटीज जो होती है उनको रेट करती हैं कि कितना, जो जितना अच्छा रेटेड डेट सिक्योरिटी, मतलब उसमें आपको रिपेमेंट, अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करने के बाद वापस मिलने का उतना ज़्यादा बेटर चांस रहता है। ओके, तो दे रेट दीज दैट आर लिस्टेड और टू बी लिस्टेड ऑन रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो ये एजेंसीज क्या करती है, जो डेट सिक्योरिटीज होती हैं उनको रेटिंग देती है कि ये कितनी सेफ है, कितनी अच्छी हैं, डिपेंडिंग ऑन एंड ओनली दोज दैट आर टू बी लिस्टेड और लिस्टेड ऑन दी रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, दैट इज देयर। सो दे इट इज लाइकलीहुड ऑफ टाइमली रिपेमेंट पे अपना ये ओपिनियन टाइप से देती है। नाउ जो न्यू गाइडलाइंस है उसमें ये किया है कि सी, इट हैज़ टू बी मेड मोर सिंपलर फॉर दीज रेटिंग एजेंसीज एज वेल एज इन्वेस्टर का भी प्रोटेक्शन होना चाहिए कि कोई गलत रेटिंग्स ना दे। तो इसीलिए जब भी ये मान लो किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने मैंने अगर या कोई दूसरी एंटिटी है उसने कोई डेट सिक्योरिटीज इशू की है और कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने उसको रेट किया है, तो सबसे पहला काम तो रेटिंग का वो कम्युनिकेशन करेंगे टू दी इशूअर विद इन वर्किंग डे। दूसरा काम क्या होगा कि जो इशूअर है जिसने डेट सिक्योरिटी इशू की है, वो अगर उसको लगता है रेटिंग सही नहीं की है तो वो एक अपील कर सकता है इन 3 वर्किंग डे। और इसके साथ साथ रेटिंग एजेंसी जब भी जो रेटिंग है उसका पब्लिक डिस्क्लोजर करेगी एक प्रेस रिलीज में कि इसको ये रेटिंग दिए इस रीजन से। ठीक है, एंड ऑल्सो इन्फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज विद इन 7 days। सो दिस ब्रिंग्स अबाउट ट्रांसपेरेंसी। एंड जो भी रेटिंग करेगी, जो भी फैक्टर्स डेटा के बेसिस पे किया है, वो सारा रिकॉर्ड वो 10 years तक मेंटेन करेगी ताकि फ्यूचर में कुछ फ्रॉड वगैरह उसका इशू आता है तो दैट कैन बी सीन। ओके, एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर गवर्नड बाय सेबी एक्ट। तो सेबी इज द रेगुलेटिंग अथॉरिटी, इसके साथ रजिस्टर करना होता है। एंड CRA रेगुलेशंस। ओके, ये आपकी रेटिंग एजेंसीज कौन कौन सी हैं और क्या करती हैं, दैट इज गिवन हियर, राइट। एक और टर्म आपने सुना होगा, क्रेडिट ब्यूरो। ठीक है, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कैसे डिफरेंट है, लेट्स सी दैट। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फ्यूचर रिपेमेंट पोटेंशियल के बारे में बताती है। क्रेडिट ब्यूरो जैसे मुझे लोन लेना है या किसी और को लोन लेना है, हाउसिंग लोन लेना है, तो उसमें देखती है कि मैंने पास्ट में जो लोन लिए कितने अच्छे से रिपे किया। अगर अच्छे से किए तो दैट इंडिकेट्स कि फ्यूचर में भी मैं लोन लेके रिपे करूंगा। सो दे आर अबाउट पास्ट रिपेमेंट हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स, लेंडर्स और रेगुलेटर होते हैं। यहाँ पे लेंडर्स एंड इंडिविजुअल्स जनरली दी यूजर्स आर देयर। ठीक है, दैट इज देयर।
और यहाँ पे ये रेटिंग होती है ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, सो ऑन सो फोर्थ। यहाँ पे एक क्रेडिट स्कोर बन के आता है। इंडिया में 4 क्रेडिट ब्यूरोज है, सिबिल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स एंड सीआरए हाई मार्क, ठीक है। हर एक डिफरेंट डिफरेंट थोड़ा सा इनका नीश एरियाज है। नाउ नेक्स्ट इज इनवर्स ईटीएफ, दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो पहले तो आप समझो कि नॉर्मल ईटीएफ या ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है, फिर समझो कि इनवर्स ईटीएफ, दैट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट ईटीएफ और बियर ईटीएफ, ये क्या होता है। सी, एक नॉर्मल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है, इट इज़ अ मार्केटेबल सिक्योरिटी जो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होती है। एंड सी, नॉर्मली मुझे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, मैं एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। बट से मुझे मोर देन वन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए क्या है, मैं एक ईटीएफ का यूनिट परचेज कर सकता हूँ। तो या जो भी XYZ चीज़ है, मल्टीपल चीज़ों में इन्वेस्ट करना, तो आई कैन परचेज यूनिट्स ऑफ ईटीएफ फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। और ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, यानी इनकी जो वैल्यू है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द अंडरलाइंग इंडेक्स कमोडिटीज, कमोडिटी और कमोडिटीज बॉन्ड और बास्केट ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ETF यूनिट बनते हैं, आर इशूड, जो कॉम्प्लेक्स कमोडिटीज से बनते हैं, ठीक है। तो दिस गिव्स अ, एज एन रिटेल इन्वेस्टर मेरे को क्या फायदा होता है, मैं एक डाइवर्सिफाइड वे में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। दैट इज देयर। और जनरली क्या है, पॉपुलर वंस आर निफ्टी ETF, गोल्ड ETF, भारत बॉन्ड ETF। नॉर्मल ETF में क्या होता है कि अगर अंडरलाइंग एसेट जैसे निफ्टी ETF है, तो अगर निफ्टी 50 जो आपका इंडेक्स है वो बढ़ता है, तो आपके जो निफ्टी ETF है उसकी भी वैल्यू जो है या प्राइस जो है बढ़ता जाता है, ठीक है। दैट्स नॉर्मल। इनवर्स ETF में उल्टा होता है कि अगर आपका निफ्टी बढ़ रहा है तो इनवर्स ETF का प्राइस कम जाएगा, ठीक है। और अगर आपका अंडरलाइंग जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो कम हो रहा है, तो आपका ETF बढ़ेगा, ठीक है। So it is designed to profit from decline in value of underlying benchmark और index, ठीक है। एंड अगेन दिस इज, ऐसा क्यों, जनरली क्या होता है, ये एक स्पेकुलेशन, एक और इन्वेस्टमेंट टूल है स्पेकुलेशन या हेजिंग के लिए। हेजिंग मतलब अपना रिस्क कम करने के लिए। तो मैंने कहीं पे इन्वेस्ट किया जहां मुझे लगता है ज़्यादा जाएगा, तो अल्टरनेटिवली मैं इन्वर्स ETF में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ताकि मान लो अगर बाई चांस वो ऊपर नहीं जा रहा, नीचे जाता है, तो वहां से मेरे को लॉस होगा, बट यहाँ इन्वर्स ETF के थ्रू मैं कुछ प्रॉफिट बना सकता हूँ, जिससे मैं उसको लॉस को कम कर सकता हूँ, रिस्क को कम कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक हो गया, हेजिंग के लिए यूज होता है ये, ठीक है। और जनरली शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कोई लॉन्ग टर्म होल्ड करता है। या फिर स्पेकुलेशन, कई लोग गेस मतलब सट्टा बाजार की तरह देखते हैं स्टॉक मार्केट को, कि वो प्रिडिक्ट करते कि कम जाएगा, तो वो अगर कम जाएगा तो भी पैसे बनाने का एक तरीका है इन्वर्स ETF में इन्वेस्ट करके, क्योंकि इसकी तो वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो इंडेक्स, जो अंडरलाइंग इंडेक्स जब इस ETF का फॉल करता है, इन्वर्स ETF का, तो गेन होता है, ठीक है। सो दीज आर नोन एज शॉर्ट और बेयर ETF। So these are your inverse ETF. Then Seher program. This is launched by Women Entrepreneurship Platform and TransUnion Sibyl. ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म नीति आयोग ने लॉन्च किया था PPP मॉडल में। दिस इज टू सपोर्ट वुमेन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड अगेन एट ऑल स्टेजेस, चाहे स्टार्टिंग, सस्टेनिंग और स्केलिंग, ठीक है। 3 पिलर्स है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के। इच्छा शक्ति, दैट वुमेन शुड हैव द एस्पिरेशन कि उनको अपना बिजनेस करना है। ज्ञान शक्ति की दे शुड हैव द नॉलेज, ओके। एंड कर्म शक्ति, दे शुड बी एबल टू टेक एक्शन फॉर द सेम, राइट। एंड ये जो प्लेटफॉर्म है शहर, इसका पर्पज है जो वुमेन एंटरप्रेनर्स है ना, उनको क्रेडिट एजुकेशन देना, फाइनेंशियल लिटरेसी देना और बिजनेस स्किल्स देना, ताकि वो अपने बिजनेस कर पाए। पर्टिकुलरली इसका वुमेन लेड MSME पे फोकस है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनके ऊपर फोकस है। इनको क्या प्रोवाइड करेंगे, क्रेडिट एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बिजनेस स्किल्स। क्यों प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अगर ये प्रोवाइड करेंगे तो इससे ये जो है बेटर बिजनेस कर सकते हैं, दैट इज देयर। नेक्स्ट, एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर, ठीक है। तो ये सर्वे की फाइंडिंग्स क्या है, कौन कराता है, प्योरली फैक्चुअल, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस, ठीक है। और एक अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज क्या होता है एंड व्हाट आर द की फाइंडिंग्स, यू कैन गो थ्रू इट। जस्ट एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है कि ओवरऑल इस सर्वे में पता चला है कि अनइनकॉर्पोरेटेड या फाइंडिंग जो एंटरप्राइजेस है वो बड़े हैं, ठीक है। और रूरल एरिया में 55% ऑफ टोटल एंटरप्राइजेस क्या है, अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस है। देन रिवाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स, PSL नॉर्म्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि PSL नॉर्म्स पे वैसे ही क्वेश्चन आया, नाउ इट इज रिवाइज्ड। अब रिवीजन क्या किया है, सी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कुछ एरियाज है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, MSME हो गया, यहाँ पे बेसिकली बैंक्स को टारगेट दे रखा है कि जो भी टोटल आप लोन क्रेडिट देते हो उसका इतना परसेंट, 40% जनरली बैंक्स के लिए है कि आपको इन सेक्टर्स में लोन देना है। ये RBI ने
मैंडेटरी टारगेट सेट कर रखा है, यानी ये बैंक्स को करना ही है, इट्स अ की रेगुलेशन। अब यहाँ पे आरबीआई ने क्या देखा कि एक प्रॉब्लम ये थी कि वाइल्ड सेक्टर्स में तो पैसा जा रहा था, बट देर इज रीजनल डिस्पैरिटी। रीजनल डिस्पैरिटी मतलब कुछ स्टेट्स में, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था, और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में एग्रीकल्चर इनमें फ्लो नहीं हो रहा था। तो ओवरऑल भले ही टारगेट मिल रहा है, बट कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पैसा नहीं जा रहा, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पैसा जा रहा है। देर वॉज रीजनल डिस्पैरिटी। अब इस रीजनल डिस्पैरिटी को ठीक कैसे करें, तो इसीलिए क्या किया आरबीआई ने, नए नॉर्म्स निकाले। उसमें एक इंसेंटिव क्रिएट किया कि अगर कोई बैंक जो है वो लो, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां पे कम लेंडिंग हुई है प्रायोरिटी सेक्टर की, कम पैसा गया है प्रायोरिटी सेक्टर के लिए, वहां पे अगर उस डिस्ट्रिक्ट में प्रायोरिटी सेक्टर लोन करता है तो उसको 125% वेटेज मिलेगा। यानी 100 करोड़ का लोन किया है तो वो 125 करोड़ माना जाएगा फॉर देयर प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स। और एक डिसइंसेंटिव क्रिएट किया कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट जहां बहुत एक्सेस लोन जा रहा है तो वहां आरबीआई वोंट वांट कि बैंक्स और लेंडिंग करे, तो वहां अगर बैंक्स 100 करोड़ लेंडिंग करेंगे तो उसको प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट के लिए 90 करोड़ माना जाएगा। ठीक है, दैट इज इट। और फर्दर ये तो पीवाईक्यू में ही हमने देखा था और पढ़ा था, सारे लोन्स प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जो एमएसएबी को सारे लोन से वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा स्टैटिक है कि भाई क्या टारगेट्स हैं। तो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स, राइट, जितने भी डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक है, प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर, और फॉरेन बैंक जिनकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेस है, ये जो टोटल एडजस्ट एएनबी से होता है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, यानी एक सिंपली समझ लो टोटल जो इन्होंने लोन दिया है, ठीक है, उसका 40% इनको जो है प्रायोरिटी सेक्टर की तरफ देना है। अब इसमें 40% में भी सब टारगेट्स है। 18% एग्रीकल्चर में, उसमें भी 10% इस एसएमएफ मतलब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है, राइट, फार्मर्स को। माइक्रो एंटरप्राइज को इनको 7.5% देना है, और वीकर सेक्शन जैसे एसटी हो गए, राइट, ट्राइबल्स हो गए, डिफरेंटली एबल्ड हो गए, उनको 12% देना है। तो ये सब कैटेगराइजेशन है। ठीक है, फॉरेन बैंक्स, सी अगेन इसके अलावा भी और भी कैटेगरीज है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, बट सब कैटेगराइजेशन में मतलब इनके सब टारगेट्स है। ठीक है, अदर कैटेगरीज आर ऑल्सो देयर लाइक एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, राइट, एक्सपोर्ट क्रेडिट, ये सब। फॉरेन बैंक्स को जिनके 20 से कम ब्रांचेस है, 40% अपना टोटल क्रेडिट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देना है, बट ऐसे कोई सब टारगेट्स इनके लिए नहीं है। आरआरबीज के लिए 75%, स्मॉल फाइनेंस बैंक को 75%, सब टारगेट्स ऑलमोस्ट सेम है, बस आरआरबी को 15% देना है। ठीक है, और यहाँ पे आप अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी लिख लीजिए। ठीक है, इनको भी कितना 75% देना है बाई 2026। ठीक है, ये इनके लिए टारगेट है कि 2026 तक 75% इनका क्रेडिट प्रायोरिटी सेक्टर में, यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए क्रेडिट, या फिर एग्रीकल्चर, माइक्रो एंटरप्राइजेस, वीकर सेक्शंस, ठीक है, इन सब में जा रहा है, तो दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर। नाउ दिस इज यूएन सीटैड वर्ल्ड डेट रिपोर्ट। ठीक है, तो ये अगेन रिपोर्ट की फाइंडिंग्स प्योरली फैक्चुअल, यू कैन गो थ्रू इट। Next is World Employment and Social Outlook, again another report by ILO, International Labour Organization. तो दिस रिपोर्ट किसने निकाली ये पता चल गया, एंड द की फाइंडिंग्स यू कैन। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट नेक्सस। ठीक है, तो प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है, एक इनिशिएटिव है। सी ये है इनिशिएटिव इनोवेशन हब ऑफ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। एक प्रोजेक्ट एम्ब्रिज पड़ा था जो डिजिटल करेंसी से क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन कर सके, ये भी प्रोजेक्ट उसी चीज के लिए है। तो जैसे इंडिया का यूपीआई क्या है, डोमेस्टिक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, वैसे ही हर कंट्री का कुछ ना कुछ सिस्टम होता है। ये प्रोजेक्ट नेक्सस क्या करना चाहता है कि इट वांट्स टू रिवॉल्यूशनाइज क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स बाय कनेक्टिंग दीज डोमेस्टिक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम। ये सारे इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम कनेक्ट कर दें तो क्या है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इंस्टेंटली, रिटेल पेमेंट्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स जो है बाय कनेक्टिंग दीज ऑलमोस्ट इंस्टेंटली हो जाएंगे। ठीक है, दैट इज देयर। तो ये प्रोजेक्ट इसने स्टार्ट किया था, इसमें पार्टिसिपेंट नेशंस इंडिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड है। ठीक है, इंडिया ने, आरबीआई ने अभी ज्वाइन किया है 24 में। ठीक है, दैट इज देयर, राइट, एंड इसका टारगेट इट विल लॉन्च बाय 2026। ठीक है, तो ये बेसिकली एक स्टैंडर्डाइज प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा जिसमें सारे कंट्रीज अपना इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम कनेक्ट करके एक दूसरे से इंस्टेंटली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, कनेक्ट वंस टू नेक्सस, दैट इज देयर। सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। ठीक है, सो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि पहले जो लाइबॉर होता था लंदन का, लंदन इंटरबैंक एक्सचेंज रेट, ये मेन रेट होता था इंटरबैंक लेंडिंग के लिए, ओवरनाइट के लिए यूज़ किया जाता था। बट नाउ दिस हैज़ बीन फेस्ड आउट,
राइट, क्योंकि इसमें मैनिपुलेशन और कंसर्न्स थे। और इसकी जगह अब जो रेट यूज़ हो रहा है इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस के लिए, लेंडिंग बोरोइंग के लिए, वो ये रेट है। अब ये रेट लाइबॉर से डिफरेंट कैसे है? तो पहली बात तो एक रिस्क फ्री बेंचमार्क रेट है। रिस्क फ्री क्यों है? क्योंकि इसमें कोलेटरल है, जबकि लाइबॉर में जो रेट था वो इंटरबैंक लेंडिंग थी विदाउट एनी कोलेटरल। ठीक है, इसमें लोन्स में कोलेटरल क्या है? यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज। ठीक है, कैलकुलेटेड डेली बेस्ड ऑन दी ट्रांजेक्शन इन रेपो मार्केट। ठीक है, रेपो मार्केट मतलब रीपर्चेज ऑपरेशन जहाँ पे होते हैं, बैंक्स जो है कोलेटरल देके जो पैसा लेते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया में रीपर्चेज ऑपरेशन होते हैं, और ये एडमिनिस्टर कौन करता है? फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है? कोलेटरलाइज्ड, SOFR यस, दिस नो। ठीक है, मार्केट बेस्ड यस बेस्ड ऑन SOFR यस बेस्ड ऑन एक्चुअल ट्रांजेक्शन, दिस बेस्ड ऑन बैंक्स एस्टिमेट। रिस्क फ्री है, ये क्रेडिट रिस्क है, करेंसी सिर्फ USD में है। ठीक है, ये मल्टी करेंसी है। ठीक है, एंड करेंटली दिस इज बीइंग यूज्ड एज अ SOFR इज यूज्ड एज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड। इन्फ्लुएंसर जैसे फाइनेंस विद शरण वगैरह ये सब है, तो बेसिकली दे हैव लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, लोगों को इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन लेने में इन्फ्लुएंस करते हैं, तो बट कई बार गलत इन्फ्लुएंस भी करते हैं। तो इसीलिए सेबी ने एक न्यू रेगुलेशन लाए विच प्रोहिबिटेड कि जो सेबी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं वो इनसे एसोसिएट नहीं होंगी। अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर से एसोसिएट नहीं होंगी सेबी रेगुलेटेड एंटिटीज लाइक ब्रोकर्स वगैरह। ठीक है, दैट इज देयर। ठीक, तो अगेन लिटिल बिट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देम। सी अगेन कॉमन सेंस से आप समझ ही गए होगे इन्फ्लुएंसर क्या। कृषि सखी कौन है? कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम। सो दिस इज अ प्रोग्राम टू ट्रेन वुमेन टू प्रोवाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज वो सर्विसेज है जिसमें फार्मर्स को बताया जाता है कि कैसे वो, क्या बेस्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस है, कैसे वो अपना उनको नॉलेज दी जाती है रिगार्डिंग हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर फार्मिंग एंड आउटपुट एंड अर्न मोर। ठीक है, तो यहाँ पे जो वुमेन फार्मर्स हैं और ट्रेंड पैरा एक्सटेंशन प्रोफेशनल्स हैं उनको ये कृषि सखी का रिकॉग्निशन या सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। ठीक है, वंस दे आर गिवन दिस सर्टिफिकेशन दे बिकम फार्मर्स फ्रेंड एट द डोर स्टेप। दैट इज उनको गाइड करते हैं कि नेचुरल फार्मिंग में क्या करना है, सॉइल हेल्थ कैसे मेंटेन करनी है, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स की इन्फॉर्मेशन वगैरह ये सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्पावर रूरल वुमेन टू इनेबल पीयर टू पीयर एक्सटेंशन सपोर्ट। इट इज़ पार्ट ऑफ लखपति दीदी प्रोग्राम। तो ये बेसिकली एक प्रोग्राम था पिछले बजट में अनाउंस था, जिसमें जो वुमेन SHG के पार्ट हैं उनको 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 इनेबल करना है दैट दे अर्न 1 लाख रुपीज ऑफ इनकम पर ईयर। दैट इज दे, एंड जो ये कर लेती है दे बिकम लखपति दीदी। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में बहुत सारे एलिमेंट्स है टू मेक हेल्प देम अचीव दिस गोल। ठीक है, दैट इज दे। सेबी अमेंडेड इनवीट रेगुलेशंस। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन, तो इस पे ऑलरेडी आ रखा है, रीट्स पे आ रखा है, तो इस पे अगेन आ सकता है। ठीक है, तो क्या है बेसिकली रेगुलेशन? नाउ दे कैन इशू सबऑर्डिनेट यूनिट्स बाय प्राइवेटली प्लेस्ड इनवीट्स बट ओनली टू स्पॉन्सर। सो बेसिकली दे कैन नाउ यूज, एक नॉर्मल यूनिट्स होते हैं, एक सबऑर्डिनेट यूनिट्स होते हैं। तो लिक्विडेशन के केस में पहले नॉर्मल यूनिट्स का पैसा वापस किया जाएगा, फिर सबऑर्डिनेट यूनिट्स का। ठीक है, सो दिस अर्लियर दे कैन नॉट इशू बट दे कैन इशू नाउ। इससे क्या होगा कि दे कैन फर्दर रेज मोर मनी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इनवीट्स क्या होते हैं कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, उसके बाद बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है जो मनी जनरेट कर रहे हैं ना, उसको और पैसा चाहिए एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिए, या तो बैंक से लोन ले, बट कई बार वो डिफिकल्ट, रिस्की और ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, या तो फिर वो अपने जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है उनको मोनेटाइज करे थ्रू इनवीट्स। यानी उन सब प्रोजेक्ट्स को एक ट्रस्ट के अंदर डालता है और वो ट्रस्ट के यूनिट्स बनाता है और स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करता है, जैसे किसी कंपनी का स्टॉक ट्रेड होता है। और जैसे उन जो पैसा उनके फंक्शनिंग से आता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से, राइट, वो इनकम जो है जो ये यूनिट्स होल्ड करते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, और अगर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की वैल्यू भी बढ़ेगी तो इन यूनिट्स की भी वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, तो दिस इनकम ऑल दिस डिटेल इज गिवन हियर। ठीक है, तो ये रिटेल इन्वेस्टर्स को अलाउ करता है कि वो भी बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर पाए, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के लिए एक और फाइनेंसिंग का एवेन्यू ओपन अप करता है। नेक्स्ट इज पंप एंड डंप स्कीम। तो आपने देखा होगा बहुत सारी जगह टेलीग्राम चैनल्स वगैरह पे क्या हो रहा है, इन्वेस्टर्स को मिसलीड किया जा रहा है कि भाई ये जो शेयर है ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो लोग उसमें पैसा लगाते रहते हैं, राइट, और तो पहले इन्फ्लेट करते हैं, राइट, आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड, दैट इज पम्प्ड, एंड जब प्राइस बढ़ गया तो फिर लोग पहले, जो लोग ये इन्फ्लेशन कर रहे हैं, स्कीम चला रहे हैं, वो शुरू में ही कम पे खरीद लेते हैं, फिर लोगों को बोलते हैं इसका प्राइस बढ़ेगा बढ़ेगा, तो बहुत सारा इसमें आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करवाते हैं प्राइस, और फिर अपने शेयर सेल करके प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। बट इसमें नुकसान जो होता है इन्वेस्टर्स का जो मिसलीड हुए। ठीक है, टू प्रॉफिट फ्रॉम द प्राइस राइज बाय ऑफलोडिंग शेयर्स इन बिफोर मार्केट। तो आर्टिफिशियल इन्फ्लेट किया, अब मार्केट तो अपने आप करेक्ट करेगा, तो करेक्ट करने से पहले वो सेल कर देते हैं। ठीक है,
ये जनरली माइक्रो कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स में होता है जहाँ कम इन्फॉर्मेशन है या लो लिक्विडिटी। ठीक है, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग। तो बेसिकली जैसे फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इसमें कई लोग इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारा पैसा लॉस किया है। ठीक है, अपनी सेविंग्स की। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चीफ ने कॉशन किया है। अब डेरिवेटिव्स भी होते क्या हैं, लाइक आई सेड, कि उनकी वैल्यू अंडरलाइंग एसेट से होती है। वो अंडरलाइंग एसेट कमोडिटी हो सकता है, सिक्योरिटी हो सकता है, करेंसी हो सकता है, इंडेक्स होता है, इंटरेस्ट रेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एंड इसका पर्पस नॉर्मली रिस्क मैनेजमेंट या जो हेजिंग या स्पेकुलेशन। ठीक है, कॉमन टाइप्स होते हैं फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स, ये हमने स्टैटिक में भी पढ़ा था। ओके, एंड दो टाइप के डेरिवेटिव्स होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं, और ओवर द काउंटर जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं हो रहे। ठीक, दैट इज दिस। So this completes your part 3. Okay. Now part 4 में हम remaining cover करेंगे. Then we will be moving on to subsequent to that आपका जो है economic survey और budget करें. Okay. So thank you very much and see you again in the next part.